नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं गोधूली भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में भारत से हम क्या सीखें, जो कि मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ाएंगे। और यह चैप्टर बहुत ही पेचीदा ढंग से लिखा गया है, इसीलिए इस चैप्टर को हम चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, भारत से हम क्या सीखें चैप्टर मैक्स मुलर जी के द्वारा जो लिखा गया है। तो मैक्स मुलर जी का परिचय करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाने वाले विश्वविख्यात विद्वान मैक्स मुलर जी का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था तथा उनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। अब 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में वे लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, उन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा और उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी रानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसम्ब्रो प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर प्रख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। रानी विक्टोरिया ने उन्हें बुलाया था। उन भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई, मैक्स मुलर जी ने भाषण दिया, उसको सुनकर विक्टोरिया प्रभावित हो गई और उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। भाषण की तुलना में बहुत ही कम लगी यह पदवी उन्हें, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया और वह अमर हो गए। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यह जो है सो सिविल सेवा हेतु चयनित युवा जो अंग्रेज आए थे, उन्हीं के आगमन पर भाषण दिया गया था। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया था। तो मैक्स मुलर जी ने इस भाषण को जो लिखा है, भारत से हम क्या सीखें, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आपके सामने यह तस्वीर दिख रही होगी, जो भारत के स्वर्ग कश्मीर से ली गई है। मैक्स मुलर जी कहते हैं कि यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, अर्थात सारे विधियों से, सारे तरीकों से परिपूर्ण। किस तरह से? तो खनिज की दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से। देश कौन सा है? तो वह देश भारत है। क्यों है? क्योंकि भारत के भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। आपके सामने यह तस्वीर है, क्या यह तस्वीर स्वर्ग से कम है? आपके सामने दूसरी तस्वीर जो आई है, वह एक तरफ भारत के मानचित्र और दूसरी तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स यानी कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को दर्शाया गया है। इस तस्वीर में जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आते हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बंबई, मद्रास या दूसरे शहरों की याद रहती है। लेखक कहते हैं कि जो दूसरे शहर से घूम के आते हैं, उन शहरों की याद तो उन लोगों को रहती है, क्योंकि आजकल का भारत वास्तविक भारत नहीं है, जबकि प्राचीन भारत जो था वह वास्तविक सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण था। आपके सामने यह तस्वीर है, जो तस्वीर गांव की है, और फ्रेडरिक
मैक्स मुलर जी कहते हैं कि मेरा ध्यान ग्रामवासियों की तरफ है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन गांव में होते हैं। अब किस तरह से होते हैं सच्चे भारत के दर्शन गांव में, तो यह मैं बताऊंगी। आज के भारत में भी कई समस्याएं हैं, लेकिन जरूरत है उन समस्याओं से निपटने वाली दृष्टि की। यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव में भले ही गरीबी हो, लेकिन सांस्कृतिक प्राकृतिक रूप से ये लोग परिपूर्ण होते हैं। ये मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, इनमें घमंड नाम का कोई चीज नहीं होता। शहरों की अपेक्षा ये सरल स्वभाव के होते हैं। तो गांव के लोग गरीबी में रहते हैं, लेकिन यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूपों से परिपूर्ण है। इसीलिए लेखक का कहना है कि यही सच्चे भारत का दर्शन होता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का कहना है कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप लोग मानचित्र को देखिए, आपके सामने मानचित्र है। मानचित्र में नेपाल और चीन आपको दिख रहा होगा। इसी बीच में हिमालय से लेकर श्रीलंका तक, यानी यहाँ पर पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है। तो आइए, यह भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ आकर के आप अपने मन मुताबिक यहाँ जो संपदा है उनका अध्ययन कीजिए। यह पिक्चर आपको दिख रहा है। आपका मन जरूर करता होगा कि यहाँ पर जाएं और एक बार इस फुलवारी से घूम कर आएं। और मेरा मन इस पिक्चर की तरफ आकृष्ट हो रहा है कि कितना सुंदर फुलवारी है। लेखक कहते हैं कि यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो आप भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं, उनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ऐसी फुलवारी भारत में है। यहाँ पर वनस्पतियों का खजाना है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए भारत एक सर्वश्रेष्ठ जगह है। और जो वनस्पति जगत में जो स्टूडेंट भी रुचि रखते हैं, उनको पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ जगह है। और लेखक का कहना है कि यहाँ पे आइए और इसका अध्ययन कीजिए। यह भूमि, यह फुलवारी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप पिक्चर के माध्यम से यह समझ चुके हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। आपका पहला पेज है। अब आप इसको पढ़ें। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पिक्चर के माध्यम से समझा दिया गया है। इस तस्वीर में कुछ अवशेष दिखाए गए हैं जो खुदाई के बाद निकले हैं। और लेखक कहना चाहते हैं कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपको यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे, बौद्ध सम्राटों के द्वारा नालंदा का निर्माण किया गया था, तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। अर्थात अगर आप पुरातत्व के प्रेमी हैं तो वहां किस तरह का, वहां के जो अवशेष होते हैं उसमें किस तरह का चित्र दिया हुआ था, वहां किस तरह की नक्काशी की गई थी, वहां जो मकान में पिलर दिया गया था वो किस तरह का पिलर था, उस पर किस तरह का डिजाइन किया गया था, इस सब को जानने के लिए वहां जो ध्वंसावशेष मिला है तो उसको जब हम खोद निकालेंगे तो वहां के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप अगर पुरातत्व प्रेमी हैं तो आपका मन आतुर हो उठेगा उन सब बातों को जानने के लिए, लेखक का कहना है। आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है और यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों से लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेशियन, पार्थियन, यूनानी, मेकेडिनियन, शकों,
रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। यहाँ सारे आए, इसीलिए इनका सिक्का भी उपलब्ध होगा। जब वारेन हेस्टिंग, लेखक अब एक कहानी बताना चाहते हैं सिक्कों से जुड़े हुए। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस्लाम के सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में से की जाएगी। हेस्टिंग्स ने अपने मालिक को सिक्का भिजवा दिया कि यह उपहार जो होगा वह सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा, लेकिन मालिक ने क्या किया कि वह इस मुद्राओं का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा और उन्होंने समझा कि यह दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका ऐतिहासिक महत्व न समझकर उन्होंने क्या किया, इस सोने के सिक्कों को, सोने की मुद्राओं को गला डाला और गला करके स्वर्ण प्राप्त कर ली या कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाया। अब लेखक कहते हैं कि यह आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे निर्भर करता है कि अगर आप लोगों को कोई ऐतिहासिक वस्तु मिले तो आप उस ऐतिहासिक वस्तु को सहेज कर रखेंगे या नष्ट कर देंगे या किसी कंपनी को दे डालेंगे, सरकार को दे डालेंगे। तो आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि किसी ऐतिहासिक वस्तु अगर आपको मिले तो उसे सहेज कर रखें, उसे नष्ट न होने दें और अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें। आपके सामने यह दूसरा पेज है। जब आप इस पेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस पेज के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कुछ धर्मों के चिन्ह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत में वास्तविक उद्भव हुआ है धर्म का। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है, बौद्ध धर्म की भी यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है और आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आज भी नए नए धर्म बनते हैं और विकास होता है इन धर्मों का। यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है जिसमें एक मनुष्य योग कर रहे हैं। भारत में आप अपने आप को हमेशा प्राचीन और भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत आज भी योग का केंद्र है। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप के पहचान में भारत की स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। अर्थात भारत का स्थान प्रथम है। मानव मस्तिष्क के किसी भी क्षेत्र का आप अध्ययन करना चाहें, वो भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तो इनमें प्रत्येक क्षेत्र में हम अगर विचरण करते हैं, घूमते हैं, सोचते हैं, तो अपने आप को हम पाते हैं कि भारत इसमें प्रथम स्थान पर है। इसीलिए हम सबको या पूरे विश्व को भारत की ही शरण लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। इस तस्वीर में आपको संस्कृत में लिखा हुआ अभिनंदन पत्र दिख रहा होगा। यानी उस समय संस्कृत में अभिनंदन पत्र लिखा जाता था। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। उस समय भी संस्कृत में अभिनंदन पत्र लिखा जाता था और बांटा जाता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। लेखक भी कह रहे हैं कि मैं संस्कृत भाषा की चर्चा करना चाहता हूं
जब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है, तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा। इसका महत्व कैसे है यह हम आपको बताते हैं। लेखक कह रहे हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। यह बहुत पुरानी भाषा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ग्रीक भाषा से भी संस्कृत पुरानी भाषा है। लेखक यह भी कहते हैं कि ग्रीक, लैटिन, गोथिक जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध संस्कृत से है। इस सारी भाषाओं का पारिवारिक संबंध है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम यह निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। अब संस्कृत में आग को अग्नि कहा जाता है, लैटिन में इग्निस कहा जाता है और लिथुआनियन में उग्निस कहा जाता है। स्कोटिक भाषा में इसे इंग्लिश शब्द से दर्शाते हैं, तो ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी। अब हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सारी भाषाएं एक दूसरे से मिलते हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हेरफेर है लिखावट में, लेकिन सारी भाषाएं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो हम पाते हैं कि संस्कृत भाषा एक दूसरे से मिलती जुलती भाषा है। आग वाले उदाहरण से आपको भाषा की समझ न आई, तो लेखक ने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर एक चूहे का चित्र दिखाई दे रहा है और संस्कृत में इसे मूसह, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, लैटिन में ग्रीक में इसे दीर्घुकार मदीर्घुकार मूस मूस लिखा गया है, लैटिन में हर्षुकार महर्षुकार मुंह अस लिखा गया है। पुरानी स्लोवेनिक में माइस कहा गया है और इंग्लिश में भी इसे माइस कहा जाता है और पुरानी उच्च जर्मनी से मूस कहा गया है। तो इसको पढ़ते हुए हम पाते हैं कि भाषा की कितनी समानता है, सारे भाषाओं में कितने शब्द मिलते हैं, सारे में मूसी कहा गया है और हर्षुकार दीर्घुकार का अंतर है। तो इस उदाहरण को देखते हुए हम भाषा की इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन सारी भाषाओं में कितनी समानता है और सारी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है। लेखक संस्कृत भाषा के बखान में यह भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य बहुत पुराना है। इसका साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। इसका साहित्य बहुत विशाल है। इसका परिचय मुझे तब मिला, लेखक कहानी कहना चाहते हैं कि उस दिन उनको वह दिन याद है कि गर्मी का दिन था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर साहब का नाम है डॉक्टर क्ली, उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही ज्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। भारत में यह भाषा सभी के समान थी। यह सुनकर पहले तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, मजाकिया क्या कैसी बात कर रहे हैं मास्टर साहब, मजाकिया बातें कर रहे हैं, कैसी समानता होगी जर्मन में और रूसी में, लैटिन में और संस्कृत में। किंतु उनको आश्चर्य तब हुआ जब मास्टर साहब ने उसी समय संस्कृत में, ग्रीक में और लैटिन में संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। मास्टर साहब ने क्या किया कि उसी समय लेखक को धातु रूप, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्द संस्कृत में, लैटिन में, ग्रीक में सभी में लिख दिखाया और सबके भाषा में समानता थी। तब तो लेखक को समझ में आ गया कि सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है और संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। और उसी समय लेखक के लिए, मास्टर साहब के लिए लेखक के मन में और इज्जत आ गई और वे उनके सामने नतमस्तक हो गए।
यहाँ पर आप लोगों को एक तस्वीर दिख रही होगी जो 100 वर्ष पहले आए हुए विलियम जोन्स की है। लेखक भाषा विज्ञान के द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे संस्कृत की सहायता के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो कहते हैं कि अगर मुझे 18 वर्ष की आयु में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त न हुई होती तो मैं आज आप लोगों को जो अग्नि के बारे में बता दिया हूँ, मूस के बारे में बता दिया हूँ, यह संभव नहीं होता। मुझे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हुई, इसीलिए मैंने आपको इन सारी समानताओं के बारे में बताया। और लेखक कहते हैं कि हम सब पूर्व से आए हैं, अर्थात भारत से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान वस्तु है वह भारत से मिली है। लेखक कहते हैं कि अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, आप भारत दर्शन के लिए पहुंचेंगे, तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से प्रारंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन किया था। उन्होंने इंग्लैंड से यात्रा आरंभ की थी और भारत पर पहुंच करके उन्हें उस क्षितिज का दर्शन किया तो उनको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ उन्हें। तो आप लोगों को भी भारत के तट पर पहुंचने पर वैसा ही अनुभव हो, वैसा ही अच्छा लगे, वैसा ही देखने को मिले। इस तस्वीर में हमें किनारे पर लगा हुआ एक जहाज दिखाई दे रहा है और लेखक कहते हैं कि क्षितिज पर पहुंचने के बाद सर विलियम जोन्स कैसा अनुभव कर रहे हैं वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा पर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था। उस समय ईरान को फारस कहा जाता था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर, हम लोग किस महादेश में हैं? एशिया महादेश में। तो एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है, अर्थात वह बोला नहीं जा सकता। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार क्रियाकलापों की दृश्य भूमि, अर्थात यहाँ जब खुदाई होती है तो पुरातत्ववेत्ता जब खुदाई करते हैं तो एक से एक दृश्य दिखाई देते हैं, शानदार कार्यकलाप दिखाई देते हैं, पिलर में नक्काशी दिखाई देता है। मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र था धर्म। यहाँ अनेक धर्मों का समावेश है। राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समान की दृष्टि से देखी जाती रही है। सर विलियम जोन्स कहते हैं कि भारत आज ही नहीं सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूरज अप्रशांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां था, उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि भारत से क्या मुझे सीखने को मिला और मैंने आप लोगों को बता दिया। जय हिंद, जय भारत।